अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 21 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और आप जानते हैं कि सैम्पलिंग टेक्निक्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, ये उसका थर्ड पार्ट है। अब बारी बारी जो मुख्तलिफ सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के ऊपर बात करूंगा और इसकी जो पहली टाइप है उसे कन्वीनियंट सैम्पलिंग कहते हैं। और नाम से ही जाहिर है कि इसमें हम जो कन्वीनियंट एलिमेंट्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं एज सैम्पल, और ये इंटरव्यूअर या जो डेटा कलेक्टर है उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है। जो भी बंदा, जो भी पॉपुलेशन में से मेंबर उससे सूटेबल लगते हैं वो उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो सिलेक्शन है वो किसी क्राइटेरिया के बगैर होती है, मतलब हमें जो भी आसानी से बंदा मिल जाए। मैं इसकी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से किसी रिसर्चर को यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लोअर माल कैंपस से जो स्टूडेंट्स हैं उनसे डेटा कलेक्ट करना है। अब वो गेट से एंटर हुए और उन्हें जो भी स्टूडेंट मिलता जा रहा है वो उससे क्वेश्चनियर फिल करवाते जा रहे हैं। तो इस सूरत में उनकी जो सैम्पलिंग है उसे हम कन्वीनियंट सैम्पलिंग कहेंगे। इसकी मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको देता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स का मैंने आपको बता दिया, इसी तरह आमतौर पे अगर फैकल्टी से या किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो मुख्तलिफ मेंबर्स हैं उनसे डेटा कलेक्ट कर लें तो ये आमतौर पे कन्वीनियंट सैम्पलिंग में आता है। फिर अगर आप जा रहे हैं किसी शॉपिंग मॉल में या किसी पब्लिक प्लेस पे, वहाँ पे लोग आपको मिल गए और आप उन्हें क्वालिफाई किए बगैर उनसे इंटरव्यू कर लेते हैं या क्वेश्चंस पूछ लेते हैं या क्वेश्चनियर फिल करवा लेते हैं, तो ये भी कन्वीनियंट सैम्पलिंग है। फिर आपने बहुत सारे लोगों को ईमेल कर दी जिसमें आपने गूगल फॉर्म्स के ऊपर अपना जो क्वेश्चनियर है वो बनाया हुआ था वो आपने भेज दिया और वहाँ से रिप्लाई आ गए, तो ये भी कन्वीनियंट सैम्पलिंग है। या आपने अखबार में कोई क्वेश्चनियर दे दिया जिसे लोग फिल करके वापस भिजवा सकते हैं। किसी मैगजीन में आपने कोई क्वेश्चनियर दे दिया, ये भी कन्वीनियंट सैम्पलिंग की एग्जांपल है। या कोई जर्नलिस्ट है और वो अगेन किसी पब्लिक प्लेस पे, किसी जगह पे जहाँ पे लोगों की गैदरिंग होती है, उनसे वो मुख्तलिफ व्यूज़ उनके लेना चाह रहे हैं या इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, तो ये भी कन्वीनियंट सैम्पलिंग का हिस्सा है। तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग के कई एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। मिसाल के तौर पे ये लीस्ट एक्सपेंसिव है और इसमें टाइम भी हमारा कम लगता है, और जो यूनिट्स हैं सैम्पलिंग यूनिट्स वो हमें इजीली अवेलेबल होते हैं। हम कम से कम वक्त में उनसे डेटा जो है वो ले सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं और ये इसकी सीरियस लिमिटेशंस बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें बायसनेस आ सकती है जब आप सिलेक्शन करते हैं, और ये भी एक पॉइंट है कि जो कन्वीनियंट सैंपल है वो किसी भी पॉपुलेशन का कोई अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, क्योंकि हमने अपनी आसानी के साथ लोगों को ले लिया है और उनको समटाइम्स हम क्वालिफाई भी नहीं करते, तो इसलिए वो किसी ख़ास जो पॉपुलेशन है उसको डिफ़ाइन नहीं करते। तीसरी बात यह कि यहाँ से जो हमारे पास रिज़ल्ट्स आएंगे वो बड़े टेंटेटिव रिज़ल्ट्स होंगे, और मार्केटिंग रिसर्च में उन रिज़ल्ट्स की बेस पे हम कोई इन्फ्रेंसेस नहीं कर सकते, हम कोई स्टैटिस्टिकल जो रिज़ल्ट्स हैं वो नहीं निकाल सकते, और ना ही हम इसे पूरी जो पॉपुलेशन है, ज़ाहिर है पॉपुलेशन तो डिफ़ाइंड ही नहीं है, जब वो डिफ़ाइंड नहीं है तो उसके ऊपर हम जनरलाइज भी नहीं कर सकते रिज़ल्ट्स को, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। बहरहाल इसे हम एक्सप्लोरेटरी टाइप ऑफ स्टडी में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हमें किसी आइडिया को, किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने बताया कि कन्वीनियंट सैम्पलिंग को हम डिस्क्रिप्टिव या कॉजल रिसर्च में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में या कोई आइडिया जनरेशन के लिए या हाइपोथेसिस डेवलप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर इसका दूसरा जो इस्तेमाल है वो जब हम क्वेश्चनियर की प्री टेस्टिंग करते हैं, पायलट स्टडीज़ जो है वो कंडक्ट करते हैं, तो उस वक्त हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी जो रिज़ल्ट्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन के वक्त हमें बहुत मुहतात होना पड़ता है। सेकेंड टाइप इज़ जजमेंटल सैम्पलिंग, और ये भी कन्वीनियंट सैम्पलिंग की तरह की होती है, लेकिन इसमें एक इम्प्रूवमेंट ये है कि जो रिसर्चर है या डेटा कलेक्टर है वो हर किसी से डेटा कलेक्शन की बजाय कुछ ना कुछ जो जजमेंट है उसकी बेस पे डेटा कलेक्ट करते हैं।
और ये जजमेंट जो है वो कोई ना कोई क्राइटेरिया वो सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने पहले एक बताया कि एक रिसर्चर ने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लोअर माल कैंपस से डेटा कलेक्ट करना है, और कन्वीनियंस सैम्पलिंग के केस में ये था कि जब वो गेट से एंटर हुए तो उन्हें जो भी स्टूडेंट मिलता गया उससे वो डेटा कलेक्ट करते गए। लेकिन सपोज वो एक क्राइटेरिया अपने माइंड में सेट करते हैं कि मैंने सिर्फ उन स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करना है जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं उसकी डेफिनेशन तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन जनरली बात कर रहे हैं कि जो उस टाइम पे अपनी क्लासेस ले रहे हैं, जो जिनकी ड्रेसिंग जो है वो अच्छी है, प्रोफेशनल है, और जो अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, जो एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स के तौर पे नज़र आ रहे हैं। अब बजाय इसके कि वो कैंटीन में जाते जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के गप्पें लगा रहे हैं या इधर उधर बैठे हुए हैं, वो किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं और कोई क्लास जो है वो चल रही है, क्लास ख़त्म हुई, उसमें जो उन्हें रीज़नेबल स्टूडेंट्स नज़र आए उनसे उन्होंने डेटा कलेक्ट किया। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये कन्वीनियंस की बजाय जजमेंटल सैम्पलिंग है। ये मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी, और रीज़न ये होती है कि वो कुछ ना कुछ समझते हैं कि ये वो स्टूडेंट हैं जो पूरी पॉपुलेशन की एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको इसकी कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे आपने किसी नई प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, तो उसको आप किन किन मार्केट्स में टेस्ट करेंगे, ये आपकी जजमेंटल सैम्पलिंग के ऊपर बेस करता है। या आपने इंडस्ट्रियल मार्केटिंग रिसर्च करनी है, तो आप परचेज मैनेजर्स जो हैं उनको सिलेक्ट करते हैं कि वो किसी कंपनी के अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। या आप कस्टमर्स में से उन कस्टमर्स को सिलेक्ट करते हैं जो बहुत चूज़ी हैं, बहुत सिलेक्टिव हैं प्रोडक्ट को ख़रीदने में, या जिनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो किसी ब्रांड या प्रोडक्ट के लिए बहुत हाई होती हैं। या कोर्ट्स के अंदर जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं एज विटनेस उनको बुलाया जाता है। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं वो जजमेंटल सैम्पलिंग की एग्जांपल्स हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग की तरह जजमेंटल सैम्पलिंग भी इनएक्सपेंसिव है और क्विक है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी वही है कि ये किसी पॉपुलेशन को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, इसीलिए इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं और उनको हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते। चंद बेसिक जो इनसाइट्स हैं वो इसमें से हम ले सकते हैं। नंबर 3 इज़ कोटा सैम्पलिंग, और इसे आप 2 स्टेज जजमेंटल सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। जो पहली स्टेज होती है उसमें हम जो मुख्तलिफ कोटाज़ हैं वो अप्लाई कर देते हैं, और ये कोटाज़ जो है वो पॉपुलेशन की मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस करते हैं। जैसे उसमें जेंडर हो सकती है, एज हो सकती है, इनकम ग्रुप हो सकता है, या रेस हो सकती है। और वंस ये कोटाज हम अप्लाई कर देते हैं, इस कोटा का एक मकसद ये भी होता है कि पॉपुलेशन में मौजूद हर तरह के लोग जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन हमारे सैंपल के अंदर आ जाए। तो पहली स्टेज के बाद दूसरी स्टेज में हम इसके ऊपर कन्वीनियंस या जजमेंटल सैम्पलिंग अप्लाई करते हैं, और उस कोटा में से चंद लोगों को सिलेक्ट करके अपना एक सैंपल जो है वो बना लेते हैं। कोटा सैम्पलिंग की 2 टाइप्स हैं, एक प्रोपोर्शनेट कोटा सैम्पलिंग है और दूसरी डिसप्रोपोर्शनेट कोटा सैम्पलिंग है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लोअर माल कैंपस में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, और अगर हम इन डिपार्टमेंट्स की रैंकिंग करें विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पहले नंबर पे आता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद एजुकेशन आता है, फिर इकोनॉमिक्स आता है, इंग्लिश आता है, ज़ूलॉजी है, फाइन आर्ट्स है, उर्दू है और हिस्ट्री है। तो यूँ 8 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी रैंकिंग्स आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स से हम एक सैम्पल साइज़ बनाना चाह रहे हैं 400 स्टूडेंट्स का, और इसके लिए हम कोटा सैम्पलिंग यूज़ करना चाह रहे हैं। उसका एक तरीका तो ये है कि जो हमारे 8 डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट से हम 50 स्टूडेंट्स ले लें, यानी हर डिपार्टमेंट से इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। तो यूँ 8 डिपार्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 400 का सैंपल हमारे पास बन जाएगा। इसे हम डिसप्रोपोर्शनेट कोटा सैम्पलिंग कहते हैं, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हम उनसे एक
तादाद में स्टूडेंट ले रहे हैं, बराबर की तादाद में स्टूडेंट ले रहे हैं। हालांकि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। हम ज़्यादा जिसमें स्टूडेंट्स हैं वहाँ से भी 50 स्टूडेंट्स ले रहे हैं, और जो कम तादाद वाले डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से भी इक्वल स्टूडेंट्स ले रहे हैं। तो ये डिसप्रोपोर्शनेट कोटा सैम्पलिंग बन जाती है। जैसे आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं कि जो पहले 3 डिपार्टमेंट्स हैं, बड़े डिपार्टमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और इकोनॉमिक्स, यहाँ से भी 50 स्टूडेंट्स ईच लिए गए हैं। और जो छोटे डिपार्टमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइन आर्ट्स, उर्दू और हिस्ट्री, वहाँ से भी 50 स्टूडेंट्स को लिए गए, और टोटल जो सैम्पल साइज़ है वो 400 का है। तो ये डिसप्रोपोर्शनेट कोटा सैम्पलिंग की एग्जांपल है। कोटा सैम्पलिंग का एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से ज़्यादा स्टूडेंट्स लें, और जो छोटे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से कम स्टूडेंट्स लें। जैसे हम बिज़नेस डिपार्टमेंट से 105 स्टूडेंट्स ले लेते हैं, और जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है वहाँ से 20 स्टूडेंट्स ले लेते हैं। तो ये प्रोपोर्शनेट कोटा सैम्पलिंग कहलाती है, बिकॉज के जो बड़ा डिपार्टमेंट है ज़्यादा स्टूडेंट्स, छोटा डिपार्टमेंट है कम स्टूडेंट्स, इसी चीज़ का नाम प्रोपोर्शन है। तो टेबल में आप देख सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू रैंक ऑफ डिपार्टमेंट या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द डिपार्टमेंट, जो सैंपल है उसमें भी उसी तरह से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया। बिजनेस से 105 स्टूडेंट्स लिए गए, एजुकेशन से 65, इकोनॉमिक्स से 55, इंग्लिश से 50, ज़ूलॉजी से 45, फाइन आर्ट्स से 35, उर्दू से 25 और हिस्ट्री से सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया। यूँ इसका जो सैम्पल साइज़ है वो भी 400 का बनेगा। नंबर 4 इज स्नोबॉल सैम्पलिंग, और ये उस वक्त अप्लाई की जाती है जब हमारी जो पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन, वो बहुत ज़्यादा कॉमन ना हो और वहाँ से सैम्पलिंग बनाना एक मुश्किल काम हो जाए। तो इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक इनिशियल ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं रैंडमली। फिर जब हम उनके इंटरव्यूज़ करते हैं तो उसके साथ ही हम उन्हें मज़ीद जो रेफरेंसेस हैं वो पूछते हैं कि आप ही तरह के लोग हमें और कहाँ मिल सकते हैं। तो जब वो अपने रेफरेंसेस देते हैं फिर हम उनसे अगले स्टेप पे जाते हैं, उन लोगों के पास उनके इंटरव्यूज़ करते हैं और उनसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें मज़ीद अपने जैसे लोगों की तरफ रेफ़र कर दें। यूँ जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो सैंपल है वो बढ़ता जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे स्नोबॉल होती है। तो इसमें एक जो मेजर एडवांटेज है स्नोबॉल सैम्पलिंग में वो ये है कि जिन लोगों को हम अपने सैंपल में सिलेक्ट करेंगे वो ट्रूली अपनी जो पॉपुलेशन है उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यूँ हम स्नोबॉल सैम्पलिंग के ज़रिए ऐसी पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग कर सकते हैं जो बड़ी लिमिटेड है या जो बहुत रेयर है या जो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट की या सोशल सर्विसेज हैं उनसे फ़ायदा उठाने वाले लोग, जैसे फूड स्टैम्प्स हैं। अब ये लोग जो है वो बहुत कॉमन नहीं मिलेंगे, या अगर मिलेंगे तो वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बताना पसंद नहीं करेंगे, तो इनका मिलना उस तरीके से मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से स्पेशल सेंसस ग्रुप्स हैं, जैसे अगर हमें उन मेल्स से इंटरव्यू करना है जिनकी एज लेस दैन 35 है और उनकी जो स्पाउस हैं वो दुनिया से जा चुकी हैं, तो ये भी हमें रेयर मिलेंगे और कॉमनली अवेलेबल नहीं होंगे। या ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप्स जो बहुत स्कैटर्ड हैं किसी सोसाइटी में, तो उनसे अगर हमने इंटरव्यूज़ करने हैं तो वहाँ पर भी हमें स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करना पड़ेगी। तो अभी तक हमने जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की मुख्तलिफ टेक्निक्स पढ़ी हैं उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का अगर हम जायज़ा लें तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग जो है ये लीस्ट एक्सपेंसिव है, लीस्ट टाइम टेकिंग है और बहुत इजीली हो जाती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स, एक तो बायसनेस की प्रॉब्लम है, सैंपल जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता पॉपुलेशन का, इसे हम डिस्क्रिप्टिव और कॉजल रिसर्च में यूज़ नहीं कर सकते। जजमेंटल सैम्पलिंग अगेन लो कॉस्ट है, इजी है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए जो है वो बहुत अच्छी है।
लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी यही है कि हम जो रिजल्ट्स हैं उनको जनरलाइज नहीं कर सकते। कोटा सैम्पलिंग जो है वो इन दोनों से रिलेटिवली बेहतर है, क्योंकि इसमें हम जो पॉपुलेशन की एक अच्छी करैक्टरिस्टिक्स को अपने कोटा में शामिल कर लेते हैं और जो सैंपल है उसमें काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। सिलेक्शन में कुछ ना कुछ बायसनेस जो है वो हो जाती है और 100% हम यकीन से नहीं कह सकते कि ये जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता भी है या नहीं। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो उस वक्त बहुत अच्छी है जब रेयर करैक्टरिस्टिक्स हों पॉपुलेशन की और जो कॉमनली अवेलेबल पॉपुलेशन है वो ना हो। प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और इस पर समटाइम्स जो पैसे हैं वो भी बहुत सारे लग सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स की। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसकी टाइप्स में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है और इसके अलावा दूसरी टेक्निक्स हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे पहली जो टेक्निक है उसे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या SRS कहते हैं और इसमें जो हर एलिमेंट है उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन या चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो नाउन होती है हमें। दूसरी बात ये कि जो हर एलिमेंट है उसको इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट किया जाता है और इसके लिए हम कोई रैंडम प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करते हैं। ये एक इजी मेथड है लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक तो ये कि सैम्पलिंग फ्रेम को बनाना ये मुश्किल काम है और ख़ास तौर पे अगर पॉपुलेशन जो है वो बहुत लार्ज है या जो जियोग्राफिकल एरियाज़ जहाँ से हमने वो पॉपुलेशन सेलेक्ट की है वो बहुत स्कैटर्ड हैं, लार्ज हैं, तो वहाँ पे टाइम और कॉस्ट ऑफ डेटा कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। एक और प्रॉब्लम ये भी है कि इसकी प्रिसीजन बहुत अच्छी नहीं और ये भी मुमकिन है कि जो सैंपल हमने ड्रॉ किया है वो पूरी पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट ना करे और बहरहाल हम कह सकते हैं कि ये एक अबव एवरेज जो पिक्चर है वो ज़रूर देगा आपकी पॉपुलेशन की। मार्केटिंग रिसर्च में हम इसे ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, इसकी बजाय जो दूसरी प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता। यहाँ पर मैं आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपके सामने जो टेबल बना हुआ है ये हमारा एक सैम्पल फ्रेम है और मैंने इस एग्जांपल को इजी रखने के लिए इसको भी छोटा बनाया है। इस सैम्पल फ्रेम में से हमने 5 नंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं कि टेबल जो है उसको हमने 5 ग्रुप्स A, B, C, D एंड E इन 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया और हर ग्रुप में 5 ही मेंबर्स हैं। तो हमने रैंडमली 5 जो एलिमेंट्स हैं वो इस सैम्पल फ्रेम में से सिलेक्ट करने। तो आसानी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि आप ये समझें कि एक बॉक्स में यही जो 25 नंबर्स हैं वो पड़े हुए हैं, पर्चियों की शक्ल में लेट से पड़े हैं और आपसे कहा जाता है कि आपने 5 पर्चियाँ उसमें से निकालनी। जब आपने वो 5 पर्चियाँ निकाली तो उस पर जो नंबर्स लिखे हुए थे वो 3, 6, 18, 20 और 22 थे, जो आपको इस टेबल में रेड कलर में नज़र आ रहे हैं। ये जो 5 नंबर्स हमारे पास हैं यही हमारा सैंपल है, यानी सैंपल साइज़ 5 है। मैंने आपको बताया कि आसानी के लिए मैं इस एग्जांपल को लिमिटेड जो है वो बता रहा हूँ। अब आप देखें कि जो 5 नंबर्स हमने सेलेक्ट किए हैं उसमें हो सकता है कि किसी ग्रुप में से एक ही मेंबर सेलेक्ट किया जाए, जैसे A और B इसमें से आप देखें, और इसी तरह E इनमें से एक एक मेंबर सेलेक्ट किया गया। हो सकता है कि किसी ग्रुप में से 2 मेंबर्स सेलेक्ट किए जाएं, जैसे D में आप देखें 18 और 20 2 मेंबर्स हैं। और ये भी हो सकता है कि किसी ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट ना हो सके, जैसे C में से कोई भी एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। बहरहाल जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के साथ हमारा सैंपल आया वो 3, 6, 18, 20 और 22 बना।